शिवांगी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मंत्रा में। तो मैं यहाँ पर आई हूँ आपको बाल विकास पढ़ाने के लिए। आपके यूपी टेट में बाल विकास विषय का सिलेबस मैंने कल आपसे शेयर किया था, एग्ज़ाम पैटर्न भी शेयर किया था, किस टॉपिक से आपके कितने नंबर आपको आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ कल की वीडियो में शेयर की थी। ठीक है, तो आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका टॉपिक लेकर आए हैं विकास की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें आज हम ये जानेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, बच्चे का विकास कैसे होता है, विकास आखिर होता क्या है। ठीक है, तो विकास क्या होता है? शारीरिक वृद्धि के बाद व्यक्ति की कार्य क्षमता में जो परिवर्तन या बदलाव आता है। ठीक, शारीरिक वृद्धि के बाद व्यक्ति की कार्य क्षमता में जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, वो विकास कहलाता है। शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत क्या आता है? व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति की चौड़ाई, व्यक्ति का भार। ठीक है, ये जो है ये शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं कि शारीरिक वृद्धि के बाद व्यक्ति की कार्य क्षमता में जो बदलाव आता है वो आपका विकास कहलाता है। ठीक, अब हमने ये देख लिया कि शारीरिक वृद्धि क्या होती है। उसके बाद अब देखो, जो वृद्धि है और विकास है, आपके ये दो टर्म बहुत सुनने को मिलते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास। वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी डेवलपमेंट। ये सामान्य तौर पर लोग क्या करते हैं कि आपका ये वृद्धि और विकास को सेम मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है आइए देखते हैं। जो आपकी वृद्धि है वो क्या होती है, पहले हम ये देखते हैं कि वृद्धि होती कब से लेके कब तक है। तो वृद्धि जो होती है वो गर्भ से किशोरावस्था तक होती है। गर्भ से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था हमारी कब तक होती है? 18 वर्ष तक। तो आपकी जो वृद्धि है वो गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये निश्चित है। जो वृद्धि का जो समय है वो निश्चित होता है कि ये गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक ही होगी। ठीक, वृद्धि क्या होती है? जब हमारे शरीर में स्वाभाविक परिवर्तन होने लगता है। स्वाभाविक परिवर्तन या बदलाव होने लगता है। स्वाभाविक परिवर्तन क्या होता है? जो स्वयं होता है। ठीक, किसी के कहने पे नहीं होता है, जो स्वयं होता है बिना किसी शिक्षण के। मतलब इस परिवर्तन को करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का शिक्षण नहीं दिया जाता है, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। तो बिना किसी शिक्षण या प्रशिक्षण के हमारे शरीर में जो स्वाभाविक परिवर्तन होता है वो आपकी वृद्धि कहलाती है। और विकास क्या होता है? विकास कब से कब तक होता है? विकास गर्भ से मृत्यु या फिर जीवन पर्यंत। जो आपका विकास है वो गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक होता है। मतलब जब तक हमारा जीवन है, इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। जब तक भी हमारा जीवन है, चाहे हमारी कितनी भी एज हो, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 100, जो भी हो, लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा विकास चलता रहेगा। ठीक, अब ये जो विकास है ये अपने आप में ही एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक। कहने का मतलब ये है, सकारात्मक मतलब क्या होता है? सकारात्मक मतलब अच्छा। ठीक, पॉजिटिव मतलब अच्छा। तो जो विकास है ये शब्द सकारात्मक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है शारीरिक वृद्धि के बाद, मतलब शारीरिक वृद्धि मतलब वृद्धि। वृद्धि को हम अभिवृद्धि भी कहते हैं। अभिवृद्धि और वृद्धि एक ही बात है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि शारीरिक वृद्धि मतलब वृद्धि के बाद व्यक्ति की कार्य क्षमता में जो बदलाव आता है वो विकास कहलाता है। वृद्धि और विकास
विकास सेम नहीं है, वृद्धि और विकास सेम नहीं है। ठीक, तो अब ये देखना है हमें कि कार्य क्षमता में परिवर्तन, कार्य क्षमता में परिवर्तन होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कार्य क्षमता में कैसा भी परिवर्तन होता है, कार्य क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, तब वो आपका विकास माना जाएगा, नहीं तो नहीं। कैसा परिवर्तन होना चाहिए? सकारात्मक। ये नहीं कह सकते कि हाँ बच्चे में वृद्धि हो गई, उसके बाद उसके अंदर कार्य क्षमता में परिवर्तन हो गया, भले ही वो बुरा हुआ हो, तो वो विकास नहीं है। जो सकारात्मक परिवर्तन होगा वो आपका विकास है। ठीक, अब इसके बाद अब हम आज की क्लास में जो है, आज की क्या डेली की क्लास में हम आपके कुछ क्वेश्चंस भी कराते चलेंगे, जिससे कि आपके डेली क्लास में 1 या 2 नंबर पक्के होते चलें। ठीक, क्योंकि ये आपको पता ही होगा कि अब हम लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, हमारा टेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, हमारे फॉर्म फिल होने वाले हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। अब हम लोगों को दुगनी मेहनत करनी है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं साथियों? विकास। ठीक, तो आपका क्वेश्चन आएगा विकास, जो विकास की प्रक्रिया है ना, ये कब से कब तक होती है। ठीक, तो कब से कब तक होती है? मान लो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ गया कि गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, गर्भ से किशोरावस्था तक। सेकेंड ऑप्शन आपका आ गया गर्भ से प्रौढ़ावस्था तक। ठीक, थर्ड ऑप्शन आ गया गर्भ से जीवन पर्यंत। और फोर्थ ऑप्शन आ गया गर्भ से बाल्यावस्था। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही माना जाएगा? विकास की प्रक्रिया कब से कब तक। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, मतलब जब तक हमारा जीवन है, मतलब जन्म गर्भ से। ठीक है, गर्भ से स्टार्ट हुआ आपका विकास, गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत, मतलब संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन हमारा विकास चलता रहता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो विषय है बाल विकास, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, इस विषय में हम बालक की कौन कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो हम आइए जान लेते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ बालक की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, वो हम सारा डिस्कस करते चलेंगे। देखो आप अपना दूसरा क्वेश्चन देखो कि बाल विकास के अंदर किन किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंदर किन किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? तो किन किन अवस्थाओं का? शैशवावस्था, नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, और फिर किशोरावस्था। इन 3 अवस्थाओं का अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि बाल विकास के अंदर हम कौन कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो हम वही ऑप्शन चुनेंगे जिसमें ये 3 अवस्थाएं दी गई होंगी। ठीक, अब ये हमने पढ़ा है कि शैशवावस्था से पहले भी एक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? गर्भकालीन अवस्था या गर्भावस्था, मतलब जब बालक माँ के गर्भ में होता है वो अवस्था, गर्भावस्था। ठीक है, और किशोरावस्था के बाद एक अवस्था और आती है प्रौढ़ावस्था। ये 2 अवस्थाएं हैं जिनका अध्ययन हम बाल विकास में नहीं करते हैं। ठीक, अब नहीं करते हैं, अब हमें ये भी जानना है कि क्यों नहीं करते हैं। तो गर्भावस्था का अध्ययन हम क्यों नहीं करते हैं? देखिए, अब गर्भावस्था में ऐसा नहीं है कि गर्भावस्था में बालक का विकास नहीं होता है, बालक का विकास होता है, लेकिन हम उसका अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं
कि जो गर्भावस्था में बच्चे का विकास होता है वो विकास हम अपनी स्पष्ट आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो अगर हम स्पष्ट आंखों से नहीं देख पाते तो हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे? ये जो सारी अवस्थाएं, ये विकास तो हमारी आंखों के सामने होता है, तो हम देखते हैं कि हाँ किस अवस्था में बच्चे का किस प्रकार से विकास हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम इन अवस्थाओं में विकास का अध्ययन कर सकते हैं। गर्भावस्था जो है वो हमारी आंखों के सामने नहीं होती है, तो इसीलिए गर्भावस्था का अध्ययन हम बाल विकास में नहीं करते हैं। आए समझ में? क्लियर? प्रौढ़ावस्था क्यों नहीं करते हैं? जो हमारी किशोरावस्था है वो 18 वर्ष तक रहती है। ठीक, जो हमारी किशोरावस्था है वो 18 वर्ष तक रहती है। तो 18 वर्ष के बाद जो प्रौढ़ावस्था, तो क्या वह बालक रह गया? बालक नहीं रहा, क्योंकि 18 वर्ष तक ही बालक रहेगा। तो इसीलिए हम प्रौढ़ावस्था का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत नहीं करते, क्योंकि बाल विकास में हमें बाल मतलब बालक के विकास का अध्ययन करना है। तो 18 वर्ष के बाद जब वह बालक ही नहीं रहा तो हम इसका अध्ययन इसमें नहीं करते। ठीक, क्लियर? चलिए, इतनी बातें तो हो गई हमारी। विकास समझ में आ गया हमें कि विकास क्या होता है, हमें ये भी समझ आ गया कि विकास कब से कब तक होता है, ये भी देख लिया हमने कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है। बाकी विकास और वृद्धि के डिफरेंसेस जो हैं वो हम आगे टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं विकास के सामान्य सिद्धांत। विकास के सामान्य सिद्धांत, इन्हें हम विकास की विशेषताएं भी कह सकते हैं। विकास की विशेषताएं भी कह सकते हैं। ये जो विकास के सामान्य सिद्धांत हैं ये किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिए हैं। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिकों के ना देने के कारण ही इन्हें सामान्य सिद्धांत कहा गया है। ठीक, मनोवैज्ञानिकों के ना देने के कारण ही इन्हें सामान्य सिद्धांत कहा गया है। अब सामान्य सिद्धांत के अलावा हम बाल विकास में विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे, वो हम बाद में जब टॉपिक आएगा कि पहले हम आज हम सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता का सिद्धांत में क्या होता है? देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है, निरंतर, और इसमें ये प्रत्यय लग गया ता। ठीक, निरंतर। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का मतलब हो गया लगातार। इस सिद्धांत के अंदर हमसे कहा गया है कि ये जो विकास है ना, ये विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, संपूर्ण जीवन तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब दूसरा देखते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है? विकास की दिशा के सिद्धांत के अंदर हमें बताया गया है ये जो विकास की दिशा होती है वो आपकी सिर से पैर की ओर होती है। कैसे होती है बच्चों? सिर से पैर की ओर। देखिए, आप अगर जैसे मतलब कि आपने डॉक्टर से संपर्क किया होगा, ठीक है, डॉक्टर के संपर्क में आने पर हमें पता चलता है कि जो बालक है वो अगर माँ के गर्भ में है तो सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है। ठीक है, माँ के गर्भ में सबसे पहले बच्चे का ये जो सिर है इसका विकास होता है। ठीक, अब चलिए गर्भ की बात छोड़ते हैं, हम अपने सामने शैशवावस्था में जब बालक होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? ठीक, बच्चा जन्म के समय 51 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, मतलब शरीर की वृद्धि होती जाती है, तो उसकी जो मतलब कार्य क्षमता में बदलाव कैसे आता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में अब देखो सिर से पैर की ओर कैसे। अब जब बच्चा छोटा है फिर धीरे धीरे उसने करवट लेना स्टार्ट किया। ठीक, सबसे पहले उसने करवट लिया तो करवट में वो सबसे पहले अपना गला मतलब अपनी गर्दन उठाना सीखता है। तो सबसे पहले किसका विकास हुआ? सिर का। उसके बाद कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो अपना धड़ उठाना सीखता है। ठीक, फिर उसके बाद घुटनों के बल चलना सीखता है, घुटने के बल सीखता है। फिर उसके बाद सबसे अंत में उसके पैरों का विकास, मतलब वो चलना
चलना जो है वो सबसे अंत में सीखता है। क्लियर हो रहा है ना कि जो बालक की विकास की दिशा है वो सिर से पैर की ओर है। ठीक, अब सिर से पैर की ओर होने के कारण हमने इसे कुछ और नाम दिए। आइए देख लेते हैं हम इसके और नाम, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। अब अगर आपको सिर्फ यही पता होगा कि सिर से पैर तक होती है, आपको इसके अन्य नाम नहीं पता होंगे तो आपको ऑप्शन नहीं पता होगा। सिर से पैर की ओर होने के कारण हम इसको कहते हैं सिरापुच्छिए। ठीक, और शीर्षगामी से अधोगामी, शीर्षगामी से अधोगामी। शीर्षगामी, शीर्ष मतलब सिर, मतलब ऊपरी भाग, अधो, अधो मतलब पैर। ठीक, तो इसीलिए शीर्षगामी से अधोगामी। ठीक, इसके अलावा और भी कई नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब एक और नाम मस्तकाधोमुखी। ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये आपको एग्जाम में देखने को मिला भी है क्वेश्चन में। अब जरूरी नहीं है कि मस्तकाधोमुखी लिखा हुआ है आपके। आप ये तो आपको पता होगा ना, आपको जो एग्जाम है वो हिंदी में भी लिख के आता है, इंग्लिश में भी लिख के आता है। तो अब कभी कभी ऐसा रहता है हिंदी वाले पोर्शन में ये हिंदी नहीं, जैसे इंग्लिश को ही हिंदी में कन्वर्ट करके लिख के आता है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिफ्लोकार्डिया। अगर आपको ऑप्शन में सिफ्लोकार्डिया लिखा मिलेगा तो आप यही ऑप्शन राइट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपका अगला सिद्धांत आपका क्या है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया है ना? अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो, वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हो तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। अगला विकास क्रम का सिद्धांत। ये जो विकास का क्रम है ये क्या होता है? विकास के क्रम के सिद्धांत में क्या बताया गया है? तो विकास क्रम का सिद्धांत होता है केंद्र से बाहर की ओर। ठीक, ये जो आपके जो विकास क्रम का सिद्धांत है ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। अब मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है जो हमारा अंग है, मतलब इसमें जो आपका विकास है वो आपके केंद्रीय भाग से स्टार्ट होकर बाह्य भागों में होगा। ठीक, अब केंद्रीय भाग कैसे? जैसे आपका नाखून है, ठीक है, नाखून है, आपके नाखून में चोट लग गई। ठीक, अब नाखून में चोट लगने के बाद आपका पूरा नाखून यहाँ से निकल गया। मान लो आपके नाखून में चोट लग गई, आपका नाखून यहाँ से पूरा निकल गया। अब ऐसा नहीं है कि आपके नाखून के ये बाह्य भाग से जमना स्टार्ट होगा, नहीं होगा ना। पहले केंद्रीय भाग, ये जहाँ से उंगली में जुड़ा हुआ है, तो अब पहले आपका ये केंद्रीय भाग यहाँ से नाखून जमना स्टार्ट होगा, तब धीरे धीरे करके बाह्य भाग तक जमेगा। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ये जो विकास क्रम का सिद्धांत है केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक, अब जैसे आपका सिर है, ठीक, आपके सिर में ये बाल जुड़े हुए हैं। अब हमने ये बाल उखेड़ दिया। ठीक, ये बाल उखेड़ दिया। अब हमारा बाल जमना स्टार्ट होगा, यहाँ से जम के यहाँ तक नहीं जा सकता। ठीक, बाल कैसे जमना स्टार्ट होगा? केंद्रीय भाग ये है, पहले केंद्रीय भाग यहाँ से ऐसे जमेगा, इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, तो केंद्र से बाहर की ओर। तो विकास क्रम का सिद्धांत कैसा होता है? केंद्र से बाहर की ओर। ठीक, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे विकास दर का सिद्धांत। विकास की दर का सिद्धांत। विकास की दर के सिद्धांत में क्या कहते हैं? जो आपके विकास की दर होती है वो क्या होती है? तो आपके विकास की दर है अपरिष्कृत से
परिष्कृत की ओर। ठीक, इसका भी एक और नाम है, अपरिष्कृत को हम कहेंगे स्थूल और परिष्कृत को हम कहेंगे सूक्ष्म। मतलब जो विकास की दर होती है आपकी वो होती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर अपरिष्कृत से परिष्कृत की ओर। अब इसमें क्या है, विकास की दर अपरिष्कृत से परिष्कृत की ओर कैसे होती है? तो जो पहले हमारा विकास होता है उसमें विसंगतियां पाई जाती है। बच्चा जब छोटा है, खाना खा रहा है, ठीक, तो पहले उसे अच्छे से खाना नहीं आएगा, वो खाना खाएगा, आधा गिराएगा। ठीक, तो मतलब विसंगतियां, मतलब पहले विकास में गलतियां पाई जाती हैं। उसके बाद परिष्कृत हो जाता है, मतलब जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसको खाना खाने का ढंग आ गया, वो ऐसे खाना खाने लगा कि वो गिराता नहीं है, ठीक है, बिना गिराए आपको खाना खाने लगा, तो मतलब सूक्ष्म हो गया, मतलब जो सारी गलतियां थी उनमें सुधार आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास की दर होती है वो अपरिष्कृत से परिष्कृत की ओर होती है, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। नेक्स्ट आपका सिद्धांत है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या कहा गया साथियों, इस सिद्धांत में आपको बताया जाता है सार्वभौमिकता। अब जैसे आपके निरंतरता वाले में ये निरंतर शब्द के साथ ता प्रत्यय जोड़ दिया गया था, ऐसे ही इस सिद्धांत में सार्वभौमिक शब्द के साथ ता प्रत्यय जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रत्यय में क्या है, इस सिद्धांत में क्या है, सार्वभौमिकता। मतलब सार्वभौमिक मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक अर्थात सभी जगह, मतलब सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अंतर्गत हमें बताया गया है ये जो विश्व है, आपकी पूरी दुनिया है, पूरी पृथ्वी है, इसमें आप कहीं पर भी चले जाइए, ठीक, किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी जिले में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह चले जाइए, लेकिन बालक का जो विकास है वो निरंतर ही चलेगा। ठीक है, मतलब सभी जगहों पर बालक का विकास चलता रहेगा, कहीं पर भी रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आप भारत में हैं, आपका विकास सही गति से हो रहा है, आप किसी दूसरे देश, अमेरिका चले गए, चीन चले गए, जापान चले गए, कहीं भी चले गए, वहाँ पर जो है आपका विकास रुक गया, नहीं रुकता। हाँ, ऐसा भले ही होता है कि मतलब जलवायु के अनुसार कि विकास की जो गति होती है उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है कि कहीं पे गति तेज होती है, कहीं पे धीमी होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो विकास है वो रुक गया है। तो सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अंतर्गत आपको बताया जाता है जो विकास की प्रक्रिया है वह सभी जगहों पर चलती रहती है, किसी भी जगह पर कहीं भी नहीं रुकेगी, चाहे आप पूरी पृथ्वी में कहीं पर भी चले जाइए, ठीक है, कहीं पर भी जो आपका विकास है वो रुकेगा नहीं। अब एकीकरण का सिद्धांत, नेक्स्ट जो है आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया है आपको, मतलब सभी अंगों को एक साथ, मतलब एकीकरण मतलब एक साथ समाहित करके रखना, मतलब ये जो आपके शरीर के सारे अंग हैं सब अलग अलग हैं, हाथ अलग है, पैर अलग है, लेकिन सब एक जगह एक ही शरीर में एकत्रित होकर एकीकरण होकर मतलब समाहित किए गए हैं। ठीक, तो जैसे आपका हाथ है, आप सिर्फ हाथ को मान लो, ठीक है, आपका ये पूरा हाथ है, ठीक, हाथ है, पता है मुझे उंगलियां सही नहीं बनी है, कोई बात नहीं, आपको बस समझाने के लिए मैंने ये हाथ बनाया है। ठीक, आपका हाथ है मान लो, अब आपका हाथ यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक, मतलब आपका जो हाथ है वो आपके कंधे से जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही में समाहित हुआ है ना। ठीक, तो कहने का मतलब ये है एकीकरण के अंदर, अब जैसे आपका हाथ है उसमें ये भी है कि हाँ आपका जो पूरा हाथ है वो एक साथ काम करना नहीं सीखा है। सबसे पहले आप ये अपना यहाँ से ये हाथ हिलाना, बच्चा क्या सीखता है, सबसे पहले अपना हाथ हिलाना सीखता है, पूरा हाथ हिलाता है, यहाँ से मोड़ता नहीं है, पूरा हाथ हिलाना सीखता है। उसके बाद धीरे 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 यहाँ पे ये जॉइंट है, कोहनी आ गई, ठीक है, ये कोहनी को हाथ ने अपने अंदर समाहित किया हुआ है, तो कोहनी से मोड़ना सीखा उसने। ठीक, उसके बाद धीरे 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 और आगे आते जाओ, फिर उसने यहाँ से कलाई को मोड़ना मतलब हथेली चलाना सीखा। उसके बाद सबसे लास्ट में उसने अपनी उंगलियों पर आया, मतलब जैसे हम हैं, हमारा विकास चल रहा है, वृद्धि हो चुकी है, ठीक, अब हमने अपनी उंगलियों पर नियंत्रण सबसे लास्ट में आकर पाया है। तो
कहने का मतलब ये है, ये सारे अंग मिलकर ही हाथ बना है, मतलब सारे अंगों को हाथ ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। ठीक है, एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत हम ये जानते हैं। अब आया आपका परस्पर संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, परस्पर संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत। इसके अंतर्गत ये है, जो हमारा विकास है वो कई प्रकार का होता है। ठीक है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। ठीक, जो हमारे सारे ये विकास हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषा, जो भी ये सब जो विकास है वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं। ठीक, जितने भी विकास है वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहेंगे। संबंधित कैसे रहेंगे? अब हमारा शारीर ऐसा नहीं है कि हाँ हमारा जो विकास है, हमारा शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमारा मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास नहीं हुआ। तो इस सिद्धांत के अंदर हमें ये बताया जाता है, ये जो सारे विकास हैं ये सारे एक दूसरे में परस्पर संबंधित रहते हैं। फिर आया नेक्स्ट आपका उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत के अंतर्गत आपको क्या बताया गया है? उपयोगिता मतलब कि किसी चीज की उपयोगिता, मतलब कि वह कितना उपयोगी है, उपयोगी है भी या नहीं है। तो उपयोगिता के सिद्धांत के अंतर्गत आपको बताया गया है कि जो हमारा विकास है वो सदैव उपयोगी होना चाहिए। कैसे उपयोगी होना चाहिए, आइए देखते हैं। जो हमारा विकास है वो उपयोगी कैसे सिद्ध होना चाहिए? अब हमारा विकास है, विकास हो गया, दो बच्चे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि दो बच्चे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ठीक, दोनों का विकास वृद्धि हो रहे हैं। अब इस वाले का जो है इसका विकास हो गया, इसका ए नाम मान लेते हैं, इसका बी। ठीक है, ए का विकास हो गया और ये इसका विकास हो गया, फिर इसने बाद में नौकरी पा ली, ये बन गया शिक्षक। ठीक, और बी है, इसका भी विकास हो गया, इसने पता कौन सी नौकरी पाई, इसने भी नौकरी पा ली, ये बन गया चोर। ठीक, तो ये जो अब हमें ये देखना है, आप लोग ही बताइए कि इसमें किसका विकास उपयोगी साबित हो रहा है? शिक्षक का उपयोगी साबित हो रहा है या चोर का? शिक्षक का उपयोगी साबित हो रहा है ना। चोर का जो विकास है ये अनुपयोगी साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो काम कर रहा है, ये काम करने के बाद अगर वो पकड़ा जा रहा है, उसको पकड़े जाने का डर भी है, अगर वो पकड़ा जा रहा है तो उसे सजा भी मिल रही है। ठीक, और ये है, इनको सरकार की तरफ से अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो जो हमारा ये वाला विकास है ये उपयोगी साबित हुआ। ठीक, तो हमें कहने का मतलब ये है कि विकास जो है वो हमेशा उपयोगी साबित होना चाहिए। हमने पहले पढ़ा था ना कि विकास जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है, मतलब विकास जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सकारात्मक, ये हो गया हमारा नकारात्मक। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट है कि प्रतिमान के अनुसार, प्रतिमान क्या होते हैं? हमारा जो विकास है, हम मतलब किसकी तरह होते हैं? अपने पूर्वजों की तरह, अपने माता पिता की तरह, अपने माता पिता के माता पिता की तरह। ठीक, तो इसमें इस सिद्धांत के अंतर्गत इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा विकास होता है, हमारे विकास की प्रक्रिया होती है, हमारा विकास होता है वो सदैव, ऐसा नहीं कि कभी कभी, सदैव हमेशा अपने प्रतिमान के अनुसार ही होता है, मतलब हमारे पूर्वजों के अनुसार ही होता है। जैसे हमारे पूर्वज इंसान हैं अगर, तो हम भी इंसान ही रहेंगे। हम इंसान हैं तो हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, अभिभावक वो भी इंसान ही रहे होंगे। ठीक, अब जैसे अगर कोई भी पशु पक्षी मान लो, कुछ भी मान लो, तो उनका जो विकास है वो उनके प्रतिमान के अकॉर्डिंग होता है, उनके पूर्वजों के अनुसार होता है। तो इस सिद्धांत के अंदर बताया गया है कि जो जीव का विकास है या फिर बालक का विकास है वो सदैव, मतलब हमेशा अपने प्रतिमान के अनुसार होगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हैं आपकी? अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अगर एक एक पॉइंट आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। आपको डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपका टॉपिक वाइज जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पहली बार तो मैं टॉपिक के साथ
मिनी क्वेश्चन कराती हुई चल रही हूँ। अगर बाई चांस कुछ छूट भी गया तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे